हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज है 6 फरवरी। जनवरी हैज़ एंडेड, फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग एंटर कर चुके हैं उस फेज में जहां पर अब हमारी जो प्रिपरेशन है उसे एक थ्रस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है। नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है यूपीएससी का। यूपीएससी ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी कर दिए हैं। प्लस यहाँ पर अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के रिफॉर्म्स के चलते कि जब हमारा अटेम्प्ट हो तो वो सीरियस अटेम्प्ट हो। तो अगर आप कैजुअल अटेम्प्ट्स के बारे में सोच भी रहे हैं तो आपको ये सोचना बंद कर देना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन में एक सीरियसनेस और सिंसेरिटी इंक्लूड कर देनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर करंट अफेयर्स सीरीज एंड वेलकम टू करेंट सेंटर फॉर एम्बिशन इंडिया दिस वीक सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल्स के साथ। क्या न्यूज में रहा? सबसे पहला न्यूज आर्टिकल जो हमारे बीच रहा, दैट इज एन अनफॉर्चुनेट न्यूज फ्रॉम मेघालय। मेघालय में एक इलीगल कोल माइन चल रही थी, वहां पर 18 लोग की मौत हो जाती है। ठीक है, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रैट होल माइनिंग समझना। क्या समझना? रैट होल माइनिंग। दिस रैट होल माइनिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इस तरह की चीजें जो है यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। अब यहां पर आप इस चीज को समझिए, रैट होल माइनिंग। माइनिंग हम सभी को पता है माइनिंग क्या होता है। माइनिंग मतलब होता है खनन करना। जैसे कोल है, डायमंड है, मिनरल्स जो हमारे होते हैं, आयरन ओर, उन सभी के खनन की प्रक्रिया को बोला जाता है माइनिंग। उनको माइन करना, जो वो माइंस में जो मिनरल्स लगे हुए हैं उन मिनरल के ओर्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे रैट होल। रैट मतलब चूहा, होल मतलब बिल। ठीक है, तो चूहे के बिल के समान जब ये माइनिंग होती है, बेसिकली होता क्या है, ये रेट होल माइनिंग में क्या होता है अगर आप इस चीज को समझेंगे, लेट मी शो यू विद वन डायग्राम। सपोज यहां पर एक प्लेट्यू टाइप का है। ठीक है, ये एक प्लेट्यू है या एक पहाड़ है। अब यहां पर क्या होता है, एक बहुत ही पतली सी टनल जाती है। बहुत ही पतली टनल जाती है, इसी को बोलते हैं हम रेट होल। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रेट होल। क्यों होता है? यहां पर बहुत ही गहरी डेप्थ में हॉरिजॉन्टल लेयर्स में कोल होता है। हॉरिजॉन्टल लेयर्स में क्या होता है? कोल की लेयरिंग्स होती हैं। यहाँ पर कोल जो कोयला होता है वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में यहाँ पर होता है। अब इन यहाँ पर इस रैट होल के थ्रू काफी सारे लोग, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें यहाँ इस रैट होल में उतारा जाता है ताकि वो यहाँ तक जाएं, कोल को एक्सट्रैक्ट करें और वापस लेकर आएं। अब इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है यहाँ पर, ये सबसे पहले तो ये बहुत ही अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है। अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है और इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो। यहाँ पर इंसान की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उन बच्चों को या जो भी व्यक्ति यहाँ रेड होल माइनिंग करने जा रहा है उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? लोग ऐसा करते हैं पॉवर्टी की वजह से। सबसे मेन जो विक्टिम है यहाँ पर, अगर हम मेन विक्टिम की बात करें रेड होल माइनिंग के पीछे, तो सबसे बड़ा विक्टिम है यहाँ पर पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी ना हो तो रेड होल माइनिंग नहीं होगा। पॉवर्टी इज द रियल कल्प्रिट। लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए वो डिपेंड होते हैं रेट होल माइनिंग जैसी अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस में, और यहाँ पर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें जो न्यूज़पेपर में आज आया है, डीप डेथ ट्रैप्स। रेट होल माइनिंग को यहाँ पर कहा गया है कि ये मौत का एक ट्रैप है, एक जाल है मौत का। ठीक है, डेथ का एक ट्रैप है। मैनी वर्कर्स हैज डाइड इन मेघालयाज रेट होल कोल्ड माइंस। बहुत सारे ऐसे मेघालय में लोगों की जान जा चुकी है क्योंकि वो रेट होल माइनिंग कर रहे थे कोल की। ठीक है, और यहाँ पर 2014 में अगर हम बात करें
2014 की। 2014 में क्या हुआ था, यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारा, एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए थे कि ये जो रेड होल माइनिंग है इसे कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। इलीगल प्रैक्टिस है। इलीगल प्रैक्टिस होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पॉवर्टी, गरीबी इतनी है कि लोग फिर भी रेड होल माइनिंग जैसी अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करते हैं। अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस हम करें, यहां पर जून 2012 की बात करी गई है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम फ्लडेड अ माइन इन साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट किलिंग 15 माइनर्स। क्या बात चल रही है, यहां पर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, पूरा समझते हैं। आप ध्यान से न्यूज़पेपर को समझते जाइए कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, आपको कभी भी न्यूज़पेपर में अगर ये वाला पोर्शन नजर आ जाता है तो इस पोर्शन पर आपकी नजर जो है वो बहुत पैनी हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर बात करी गई है 2012 की। सबसे पहले यहां बात करी गई है 2012 की। यहां पर गारो हिल्स में, गारो हिल्स में रेड होल माइनिंग हो रही थी। गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं वहां पर ये माइनिंग हो रही थी। यहां पर इस अंडरग्राउंड माइनिंग में पानी भर गया, जिसकी वजह से 15 माइनर्स की डेथ हो जाती है। यहाँ 15 माइनिंग करने वाले लोगों की यहां पर डेथ हो जाती है। अब सेम इंसिडेंट रिपीट होता है 2013 में। 2013 में 5 फेल टू डेथ आफ्टर अ केबल ऑफ कैरेज मैकेनिज्म ब्रेक्स इन ईस्ट जैंतिया डिस्ट्रिक्ट। अब 2013 में जैंतिया डिस्ट्रिक्ट, नाउ कंसिडर दिस थिंग, 2013 में जैंतिया हिल्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, गारो खासी जैंतिया, अगर आप बेसिक तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको गारो खासी जैंतिया के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर जो इस कैरेज से लोग जाते हैं उसकी रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से 5 माइनर्स की यहां पर डेथ हो जाती है। नाउ मूविंग अहेड टू 2018, क्योंकि 2014 में अब क्या होता है, यहां पर 2014 में एनजीटी जो है बैन कर देती है रेड होल माइनिंग को। रेड होल माइनिंग को यहां पर क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। लेकिन 2018 में फिर 15 लोग मर जाते हैं दोबारा से जैंतिया हिल्स में पानी भरने के कारण। 2018 अगेन जैंतिया हिल्स 15 डाइड, 15 लोगों की यहां मौत हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। नाउ कमिंग 2021, 6 किल्ड आफ्टर अ क्रेन स्नैप्स इन जैंतिया हिल्स। अगेन जैंतिया हिल्स में। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021 में दोबारा से जैंतिया हिल्स, एंड नाउ 6 पीपल डाइड ओवर द ईयर्स। देन अगेन 2021 में दोबारा से कहां पर होता है, दोबारा से जैंतिया हिल्स। आप ये ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, 2015 में दोबारा से यही सेम इंसिडेंट रिपीट होता है। 2026 February 5, दैट वाज येस्टरडे, दोबारा से ये इंसिडेंट यहां पर रिपीट होता है। तो ये जो रेड होल माइनिंग है, जो अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है, उसे 2014 में एनजीटी के द्वारा बैन कर दिया गया था। स्टिल क्या रीजन है, यहां पर पॉवर्टी इज द मेन रीजन जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको सब सिंपली ये याद रखना है, जो रेड होल माइनिंग है ये सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है मेघालय में, एंड इट इज़ इलीगल। 2014 में यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन लगा दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये बताएंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस एक्ट के तहत कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। दिस इज योर क्वेश्चन, एंड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, वेरी गुड एनालिसिस, वेरी गुड एडिटोरियल, एक बहुत सुंदर एडिटोरियल आया है। द फेडिंग ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, पूरी कहानी को एक बार अच्छे से समझते हैं। यहां पर जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के जो एपेक्स कोर्ट्स होते हैं, एपेक्स कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। अर्लियर
कोर्ट का क्या रवैया होता था? अर्लियर कोर्ट्स का रवैया होता था इकोलॉजी प्रोटेक्शन, कि भाई हम डेवलपमेंट पर इतना ध्यान नहीं देंगे, हमें इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। जितना ज्यादा हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर ध्यान देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहां पर इसे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है इन करेंट टाइम्स? करेंट टाइम्स में क्या चीजें देखी जा रही हैं? करेंट टाइम्स में देखी जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, इट हैज बिकम नाउ मोर ऑन बैलेंस्ड साइड। बैलेंस साइड पर कैसे हो गया है? नाउ दे आर फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट ऑल्सो, बट यहां पर अब डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। डेवलपमेंट पर यहां पर खासा बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने रिसेंटली अरावलीज वाला इंसिडेंट देखा। यहां पर जो भी टेक्निकल सिनेरियो था कि 100 मीटर से नीचे की जो भी पीक्स होंगी उन्हें अरावली का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, और वहां पर जो माइनिंग है, माइनिंग को क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कही। लेकिन क्या हुआ था? अगर हम इस आर्टिकल के तहत जाएं तो 2004 एंड देन 2010, ठीक है, यहां पर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अरावलीज में किसी तरह की माइनिंग नहीं होगी। ये अभी बात हुई 2025 की, ठीक है, यहां पर माइनिंग अलाउ कर दी गई 2004। उसके बाद 2010 यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया था कि माइनिंग किसी भी रूप में नहीं होगी अरावलीज में। माइनिंग को कंप्लीटली यहां पर डिस्कार्ड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब अरावलीज के केस में क्या हुआ? 100 मीटर वाली डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि लोगों के प्रोटेस्ट के बाद दोबारा से ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया और यहां पर बोला गया कि हम कमेटी बिठाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि जिस तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है। बेसिकली होता क्या है? एक चीज होती है EIA। EIA क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक जगह है, यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं। लेट्स सपोज ये मैनग्रूव्स हैं। क्या हैं? दीज आर मैनग्रूव्स। और यहां से आपका सीज आ रही है क्योंकि कोस्टल एरियाज पर होते हैं मैनग्रूव्स। अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर हूं, और मैं चाहता हूं यहां पर इस जगह पर मुझे क्या मिला है? मुझे बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो दिखा। मेरी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है, उस मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल मुझे इस जंगल वाले इलाके में दिखा। ठीक, अब यहां पर इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने सोचा कि लेट्स यहां पर इस जमीन को खरीदते हैं, इन मैनग्रोव्स को हम यहां क्लियर करेंगे, पेड़ों को काट देंगे, रॉ मटेरियल निकालेंगे, यहां पर अपनी एक अच्छी फैक्ट्री बनाएंगे। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA के तहत क्या होता था? EIA के तहत इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट की परमिशन तभी मिलेगी जब हम यहां पर ये देख लेंगे, EIA की जो कमेटी होती है वो यहां पर ये इंश्योर करेगी पहले कि इसमें जितना भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है क्या वो हम अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है कि जो कि इर्रिप्रेसेबल है, जिसकी पूर्ति करी ही नहीं जा सकती, तो इस कंपनी को यहां पर जो है लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, EIA अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। अब हुआ क्या है? कुछ टाइम से पहले ये सिनेरियो चलता था,
लेकिन अब क्या हुआ है यहां पर, इस कंपनी को क्या किया, इस कंपनी को अप्रूवल मिल गया कि आप अपना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू कीजिए और EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बाद में होगा। जो चीज हमें प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करनी थी कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचेगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो चीज है उसे हमें पहले करना था। अब हमने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोला कि भाई आप अप्रूव अपनी काम शुरू कीजिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहां पर शुरू कीजिए, EIA जो असेसमेंट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर यह चीज देख सकते हैं किस तरह से जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, उनका एक तरह से यहां बिहेवियरल चेंज देखने को मिल रहा है। पिछले सालों में जहां पर सुप्रीम कोर्ट और बाकी की जो हाई कोर्ट्स थे वो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से ज्यादा हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। अब इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात करी गई है। सबसे पहले यहां बात करी गई है आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 48A। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 48A, ये दो आर्टिकल्स की यहां पर बात करी गई है। ये दो आर्टिकल क्या कहते हैं, ये बात करते हैं, यहां जो आर्टिकल है ये है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इसी आर्टिकल में राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करी गई है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छा प्योर हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का हक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में यहां पर बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A में भी यहां पर बात करी गई है, ये हमारा क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस DPSP में बात करी गई है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे यहां, संवैधानिक कुछ अनुच्छेद हैं जो बात करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में एक राइट है, दैट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, यहां पर स्टेट को डायरेक्टिव दी जा रही है कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पर स्टेट को ध्यान देना है। तो यहां पर जब इस तरह के जो वर्डिक्स होते हैं, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 48A का भी यहां पर कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या एपेक्स कोर्ट है इंडिया के, वो यहां पर एक लीनियंसी शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां पर एक तरह की लीनियंसी शो कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर आर्टिकल 14 को भी हाईलाइट किया गया है। क्या हाईलाइट किया गया है, आर्टिकल 14। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, आर्टिकल 14 का यहां क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन दैट आर्टिकल 14 हैज ओवर हियर। हमने अभी एक एग्जांपल समझा कि यहां पर एक कंपनी है, कंपनी को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से छूट मिल गई कि ये जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है ये बाद में भी कराया जा सकता है। क्यों मिली, क्योंकि भाई ये जो कंपनी है इट इज ओन्ड बाय अ रिच मैन, ये प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, एलीट है। और आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, कि समानता का अधिकार होना चाहिए। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो अमीर व्यक्ति है, जो एलीट व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, उसको हम एक ऊंचे पायदान पर रख रहे हैं। ठीक है, और जबकि हम जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके कंपैरिजन में यहां पर उनके साथ एक असमानता का बिहेवियर कर रहे हैं। एक तरह की इनइक्वालिटी यहां पर झलक रही है।
क्योंकि हम यहाँ पर रिच प्रिविलेज एलीट क्लास ऑफ एक वर्ग के साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह के से पार्शियलिटी कर रहे हैं। उनको बोला गया है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बाद में किया जा सकता है। जबकि तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, यहां पर आर्टिकल 14 जो है इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद इस आर्टिकल में एक और अनुच्छेद की बात करी गई है, उसकी बात करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी गई है, यहां पर बात करी गई है आर्टिकल 51 ए जी। आर्टिकल 51 ए जी में भी यहां पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी गई है। यहां पर भी ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की। अब जो कंपनी है जिसको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में छूट मिल गई है, क्या वो सिटीजन नहीं है? अगर वो सिटीजन है तो उसे फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। अब जब वो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, देन दे आर वायलेटिंग सम आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां पर डेमोक्रेसी जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं सेफगार्ड नहीं हो पा रही है। दिस इज व्हाट हैज बीन क्वेश्चनड इन दिस होल आर्टिकल। यहां पर इस चीज की बात करी गई है, ठीक है। ये होल आर्टिकल इसी चीज की बात कर रहा है कि किस तरह से यहां पर दो चीजों के बीच में असमंजस बनी हुई है। क्या हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना है वर्सेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? अब यहां पर इस चीज को बात करी गई है। इसके साथ ही यहां पर जिस एक और एग्जाम्पल की बात करिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल समझा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जिस कंपनी को यहां पर दिया गया, हालांकि उस कंपनी का भी नाम यहां पर मेंशन है, ठीक है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट पॉलिटिकल एंगल। इसके बाद यहां पर उत्तराखंड में एक चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट में बात करी जा रही है कि भाई जो रोड्स हैं, चार धाम जाने वाली जो रोड्स हैं, इन्हें किया जाएगा वाइडन। इन रोडों का चौड़ीकरण किया जाएगा, उन रोड को खूब चौड़ा किया जाएगा। यहां पर इस चीज की बात करी जा रही है, ठीक है। लुक हियर, यहां पर जून 2025 में यहां पर इसके चलते जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है, उसके चलते 800 से ऊपर लैंडस्लाइड्स को यहां पर रिपोर्ट किया गया कि इस पूरे इलाके में इस रोड चौड़ीकरण का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, चारधाम हाईवे वाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर 800 से ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिली जून 2025 तक, ठीक है। जो कि यहां पर कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रहा है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच एक टसल बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने प्रीवियस जजमेंट से हटकर अब नए जजमेंट्स की तरफ जा रहा है। तो यहां पर क्या डिफरेंस होना चाहिए? हालांकि अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं, द फेडिंग ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये आर्टिकल एक तरफा है, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी बायसनेस दिखाई गई है। यहां पर जो हमारा एपेक्स कोर्ट है उसको बताया गया है, बेसिकली बायसनेस की तरह दिखाई गई है, सारी चीजें दिखाई हैं किस तरह से वो चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन जब आप एक एस्पिरेंट के नजरिए से, एस्पिरेंट के तौर पर तैयारी कर रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं, तब आपको ये चीजें नहीं करनी है कि आप एक बायस्ड आंसर लिखें। यू नीड नॉट टू राइट एनी बायस्ड आंसर। यहां पर आपको हर चीज सरकार के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ नहीं लिखनी है। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग जस्ट अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यूपीएससी के आंसर राइटिंग की बात करें। मेंस आंसर की बात करें, यहां पर हमें क्या लेके चलना होता है? बैलेंस्ड
अप्रोच लेके चलना होता है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होता है। हमें पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, हमें नेगेटिव्स भी लिखने हैं, और हमें एक वे फॉरवर्ड भी लिखना है कि हाँ, होप दिखानी है कि चीजें सही होंगी। अगर हम हमारा आंसर सिर्फ नेगेटिव साइड पर रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, तो भी गलत बात है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी ज्यादा नहीं लिखने हैं। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर शुड बी अ होप। पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, होप बहुत ज्यादा जरूरी है वे फॉरवर्ड के तौर पर। जब आपका कंक्लूजन लिखा जाएगा, आप कंक्लूजन में ना पॉजिटिव साइड लेंगे ना नेगेटिव साइड लेंगे, आप लेंगे वे फॉरवर्ड साइड। ठीक है, हमारे यहां काम अच्छा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी आर्टिकल की बात करें जो एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आया, लेकिन यहां पर हम कंक्लूजन अगर इस क्वेश्चन का लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards for the environment as depicted in the recent judgment regarding the Aravali Hills। अरावली हिल्स के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कमिटी सेटअप करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज रिफ्लेक्ट करी कि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एनवायरमेंट को दिया जा रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू सपोजली राइट नेगेटिव पॉइंट्स ओनली इन द आंसर। ठीक है, इस चीज का खासा ध्यान आपको रखना है अपने आंसर्स में। ठीक है, ये चीज रही। यहां पर आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक है, इसके बाद हम पीएम एब्सेंट लोकसभा पासेस मोशन ऑफ थैंक्स। राज्यसभा अडॉप्ट्स मोशन ऑफ थैंक्स अमिट प्रोटेस्ट बाय ऑपोजिशन। ऑपोजिशन ने यहां पर बहुत प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद भी राज्यसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया। लोकसभा में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट थे, उसके बावजूद भी मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया। अब यहां पर एस्पिरेंट के तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मोशन ऑफ थैंक्स को समझना। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? मोशन ऑफ थैंक्स को समझना अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है और क्या रोल है उसका। तो यहां पर हम बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है प्रेसिडेंट की स्पीच के बारे में, प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में यहां पर बात करी जा रही है आर्टिकल 87 में। ये जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है ये दो बार होता है। एक तो होता है स्पेशल एड्रेस, दिस टेक्स प्लेस आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं उसके बाद जो सेशन होता है पहला, उससे पहले जो स्पीच होती है उसे बोला जाता है स्पेशल एड्रेस। एक होता है एनुअल एड्रेस। एनुअल एड्रेस जनरली क्या कन्वेंशन है, हालांकि ये चीजें संविधान में नहीं लिखी है, हमारे यहाँ क्या होता है, साल शुरू होता है, सबसे पहले होता है हमारा बजट सेशन, उसके बाद मॉनसून सेशन, और उसके बाद हमारा होता है विंटर सेशन। तो साल के स्टार्टिंग में कौन सा होता है? बजट सेशन। इस बजट सेशन से पहले भी एक प्रेसिडेंट की स्पीच होती है। ठीक है, ऐसा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग होता है। ये सेशन नहीं लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 87 के तहत यहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। यहां पर प्रेसिडेंशियल एड्रेस की बात करी जाती है। प्रेसिडेंट जो है यहां पर एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट इस स्पीच में दो चीजें बताते हैं, एक तो प्रेजेंट अचीवमेंट्स बताते हैं, सरकार ने क्या क्या अचीव कर लिया है, सरकार ने क्या क्या अचीव कर लिया है। इसके बाद फ्यूचर प्लान्स एंड टारगेट्स भी यहां पर बताए जाते हैं, फ्यूचर प्लान्स एंड टारगेट्स, ये चीजें भी यहां पर बताई जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद
इस जो स्पीच होती है इसे वोट के लिए डाला जाता है, पुट टू वोट। यहां पर वोटिंग होती है सरकार की, ठीक है। जनरली प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ, उसके बाद बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद जो है वोटिंग होती है। इसी वोटिंग को कहते हैं हम मोशन ऑफ थैंक्स। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्पीच डिस्कशन, स्पीच डिस्कशन, जो प्रेसिडेंट ने स्पीच दी जॉइंट सेशन में, लोकसभा राज्यसभा दोनों जब मिले और उसको एड्रेस किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, उस स्पीच पर डिस्कशन होता है इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा दोनों में इस स्पीच के ऊपर डिस्कशन यहां पर किया जाता है, स्पीच पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। इसी स्पीच के डिस्कशन को हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स। और इस मोशन ऑफ थैंक्स को वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, इट इज पुट टू वोट। और अगर यहां पर वोटिंग में फेल हो जाता है, अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है, तो यहां पर सरकार की डिफीट मानी जाती है। अब यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोर पर लाया जा सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि इस मोशन ऑफ थैंक्स को पास कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहां पर हमने देखा जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। क्या सिनेरियो है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। साल का पहला सेशन होता है, आर्टिकल 87 के तहत साल का पहला सेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वहां पर एक एनुअल एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों हाउसेस को, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठे हैं, प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट ने स्पीच दी और उस स्पीच में प्रेसिडेंट ने बताया कि सरकार ने इस वक्त तक की क्या उपलब्धियां हैं, सरकार की क्या अचीवमेंट हैं और सरकार क्या फ्यूचर प्लान्स कर रही है। उसके बाद यहां पर बजट पेश हुआ, तमाम चीजें हुई और फिर फाइनली क्या होता है, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग जो प्रेसिडेंट की स्पीच है उस स्पीच पर डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है, डिबेट होती है। उस पूरे डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद यहां पर उस चीज को वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। इसको बोला जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। इस स्पीच के डिस्कशन और वोटिंग को बोला जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। इस मोशन ऑफ थैंक्स को पास कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता है तो यहां पर सरकार गिरने के चांसेस बन जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ यहां पर लाया जा सकता है। दिस इज वॉट मोशन ऑफ थैंक्स इज। प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये टर्म मोशन ऑफ थैंक्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नो, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मोशन ऑफ थैंक्स शब्द जो फ्रेज है ये नहीं लिखा हुआ, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। ये मोशन ऑफ थैंक्स जो गवर्न किया जाता है, इट इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द हाउस। दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। समझ में आया? ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये गवर्न किया जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा एंड राज्यसभा के तहत। जो लोकसभा और राज्यसभा के रूल बुक है उसके तहत इसे गवर्न किया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स एक्सप्लिसिटली कवर्ड नहीं, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वो डीपली रूटेड है आर्टिकल 87 में, आर्टिकल 87 में डीपली रूटेड है, लेकिन ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। इस चीज का याद रखेंगे, ठीक है। नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड बट इट इज अ पार्ट रूटेड इन दी आर्टिकल 87। इस चीज का खासा आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो प्रेसिडेंट की स्पीच है, प्रेसिडेंट्स स्पीच, ये भाई कहां से ली है हमने? ये ली है हमने ब्रिटेन से, ठीक है। स्पीच ऑफ थ्रोन बाय द ब्रिटेन।
derived from speech of throne in ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो मोनार्क हैं, थ्रोन है, वो स्पीच देते हैं, वहां से हमने ये जो कन्वेंशन है इसको लिया है। यहाँ पर आर्टिकल 87 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में स्पीच ऑफ थ्रोन होती है, वहां से इस चीज को हमने लिया हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को। आई होप ये मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। दिस मोशन ऑफ थैंक्स इज क्लियर टू यू। और यहाँ पर बजट सेशन में, जब बजट सेशन शुरू हुआ था उससे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर दोनों सदनों को संबोधित किया था। दोनों सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उस स्पीच का डिस्कशन किया गया। डिस्कशन करने के बाद उस चीज को, मोशन ऑफ थैंक्स को वोटिंग के लिए डाला गया और यहाँ पर राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में ये मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया है। ठीक है, अगर पास नहीं होता तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ हम क्या ला सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो ये इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं, इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आपको ये पढ़ने होते हैं न्यूज़पेपर में। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे ही आपको दिखा ना, जैसे ही आपको दिखा ये मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स, राज्यसभा, लोकसभा, ये टर्म्स होते हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको दिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके पढ़ने के लिए। दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर रीडिंग। ठीक है, और उन्हें समझना है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल बात कर रहा है किस चीज की? एससी फ्लैग सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही है, स्टेट्स को बोला गया है कि ये जो एडहॉक डीजीपी आप अपॉइंट करते हैं इसे बंद कीजिए। क्या चीज चल रही है यहां पर? देखो, स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें होती हैं। राज्य सरकारों में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी को अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस के डीजीपी को अपॉइंट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, 20 सालों से क्या हो रहा है? 20 सालों से क्या हो रहा है? ये जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? ये जो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स थे उसके खिलाफ जाकर यहां पर अपॉइंट कर रही है। किसी भी परमानेंट डीजीपी को अपॉइंट नहीं कर रही है, एडहॉक डीजीपी को यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है। देखिए क्या होता है यहां पर, आप समझेंगे। The court in 2006 judgment Prakash Singh case made that clear office of DGP should be divorced from political and other external pressure। क्या है? प्रकाश सिंह केस हुआ है 2006 में। 2006 में प्रकाश सिंह केस हुआ था। यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो डीजीपी का ऑफिस है ना, ये डीजीपी का ऑफिस पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखना है आपको। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का डीजीपी के ऑफिस में, यहां पर बात करी गई थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए ये, और इसके, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जो राज्य सरकारें हैं, इन डीजीपीस को कैसे अपॉइंट कर रही हैं? राज्य सरकारें यहां पर अपॉइंट, इस चीज का उल्लंघन कर रही हैं और यहां पर एड हॉक या फिर एक्टिंग डीजीपीस को अपॉइंट कर रही हैं अपने मन मुताबिक, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के तौर पर यहां पर ऑफिसर्स को, डीजीपीस को अपॉइंट किया जा रहा है। अब सरकार ने, इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया है। दिख रहा है आपको? ये आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यूज किया है और कहा है कि ये जो आपका तरीका है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना और डीजीपी को, एक्टिंग डीजीपी जो आप सिलेक्ट करते जा रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। आपको सीनियर मोस्ट, जो 3 सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्हीं जिनको यूपीएससी में भी
मेरिटोरियस ऑफिसर्स की कैटेगरी में डाला गया है, उन्हीं को आपको एज अ डीजीपी अपॉइंट करना है, मेरिटोरियस ऑफिसर्स को। ठीक है, यहां पर इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग यहां पर देख लेते हैं। देयर आर सेवरल स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यहां पर कि बहुत सारे स्टेट हैं विच कीप ऑन डिलेइंग सबमिशन ऑफ प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डीजीपीस। बहुत सारी स्टेट क्या कर रहे हैं, इस प्रपोजल को डिले करते जा रहे हैं कि डीजीपी को परमानेंटली अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में यह बात क्लियर कर दी थी कि परमानेंट डीजीपी की पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडहॉक अरेंजमेंट कर रही है, एक्टिंग डीजीपी को लगा रही हैं, जो कि बहुत गलत है। यहां पर बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं, लगभग 933 वैकेंसीज इस साल यूपीएससी ने जो निकाली हैं, इनमें भी काफी सारी जो पोस्ट्स हैं उनको निकाला गया है यहां पर यूपीएससी के द्वारा, और बोला गया है कि ये जो ग्रुप सॉरी इस तरह की जो सर्विसेज हैं, आई गॉट सॉरी ओके, यहां पर बोला गया है कि ये जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज को आपको फिल करना है और परमानेंट जजेस को यहां पर अपॉइंट करना होगा। इस चीज की यहां पर बात करी गई है, परमानेंट डीजीपीस की। जो एडहॉक डीजीपी का जो अभी तक चल रहा था, ये वायलेशन है 2026 के वर्डिक्ट का। ठीक है, यहां पर इस चीज की बात करी गई है। यूपीएससी के नोटिफिकेशन के नॉर्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या नॉर्म्स हैं। इस बार यूपीएससी ने लगभग 933 वैकेंसीज निकाली हैं सीए, और धीरे धीरे यूपीएससी रिफॉर्म करते जा रही है कि जो टॉपर्स हैं या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ग्रुप ए कैटेगरी के, उन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने से रोका जाए, ताकि जो यूथ है और जो फ्रेशर्स हैं उन्हें मौका मिले सर्विसेज में आने का। यहां पर यह बात करी गई है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एफटीए वाली बात, इंडिया जीसीसी। अब ये जीसीसी क्या है, अगर हम इस जीसीसी की बात करें यहां पर, तो दिस जीसीसी स्टैंड्स फॉर जी फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात यहां पर करी गई है। ठीक है, जीसीसी, दिस इज व्हाट जीसीसी इज, जीसीसी। इंडिया जीसीसी नेशंस साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एफटीए। एक और चीज है, अभी हमने देखा है बहुत टाइम से क्या चल रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, भारत, इंडिया अपने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है, कि हमें जो हमारा व्यापार है उसको डाइवर्सिफाई करना है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर हम यहां पर काम कर रहे हैं। इस ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के चलते हम क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ देखा, न्यूजीलैंड के साथ देखा, ओमान के साथ सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखा। इस तरह से काफी सारे लगभग 8 एफटीएस हम लोग कर चुके हैं। यहां पर अब एक एफटीए के लिए हमने क्या किया है, टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस यहां पर साइन किया गया है 6 गल्फ कंट्रीज के साथ। अब वो 6 गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं यहां पर, तो 6 गल्फ कंट्रीज हैं, बहरेन, अपनी एटलस निकालिए और इन कंट्रीज की लोकेशन देखिए, बहरेन, कुवैत, बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, द यूएई, यूरोप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन 6 कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है, एक एफटीए साइन करेंगे हम यहां पर। डिस्कशंस जारी हैं और ये 6 कंट्री और इंडिया मिलकर जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहां पर साइन कर सकते हैं। ये बायलैटरल बेनिफिट है हमारा, ये हमारे किस पॉलिसी के अंदर आ रहा है, जिसमें हम अपने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये 6 कंट्रीज को आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट डाउन कर लीजिए, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, दिस बायलैटरल बेनिफिट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आए, यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
हम लोगों के लिए समझने के लिए। यहां पर एक चीज आप देखेंगे तो यहां पर बात करी गई है सिक्स नेशन के साथ ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं ये 6 कंट्रीज। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये कंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है और यहां पर इस चीज को बनाना है कि ये जो इन कंट्रीज के साथ हम एक एफटीए साइन करने वाले हैं और यहां पर हमने एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया है। अगर आप इस हेडिंग को देखेंगे, अप्रोप्रिएट दैट वी एंटर अ रोबस्ट ट्रेडिंग अरेंजमेंट फॉर ग्रेटर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रिडिक्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टू पॉलिसी। ये हमारे जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने यहां पर कहा है, यहां पर बात करी जा रही है कि जो गुड्स हैं, सामान हैं, और जो सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सके कंट्रीज के बीच में, इन कंट्रीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे 6 कंट्रीज हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, जो कंट्रीज हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन कंट्रीज, ये 6 कंट्रीज और इंडिया के बीच में जो सर्विसेज और गुड्स हैं उनका जो फ्लो है वो और ज्यादा फ्री फ्लो होना चाहिए, ताकि रीजन में प्रिडिक्टेबिलिटी रहे, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हम प्रिडिक्ट कर सके कि हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है या उस पर कोई खतरा है, और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे रीजन में। तो इसी तरह की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर एफटीए की बात करी जा रही है। इसके लिए एक टर्म ऑफ रेफरेंस जो है साइन कर लिया गया है। ओके, दिस इज देयर। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑन थर्सडे लॉन्च्ड भारत टैक्सी। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहां पर एक बहुत अच्छी चीज लॉन्च करी है जिसका नाम दिया गया है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों देखना है। ये भारत की पहली कोऑपरेटिव रन राइड प्लेटफॉर्म है। कोऑपरेटिव है, ये क्या है, कोऑपरेटिव के द्वारा चलने वाली है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा यहां पर चलने वाली भारत टैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर देखेंगे अभी इसको लॉन्च, इसकी सर्विसेज स्टार्ट करी गई है दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो हमारा दिल्ली और एनसीआर वाला क्षेत्र है वहां पर, और गुजरात में। ठीक है, और आने वाले 3 सालों में हम इसे पूरे इंडिया में इसे लॉन्च कर देंगे, ऐसा यहां पर कहना है ऑर्गेनाइजेशन का। तो 8 टॉप कॉरपोरेट्स जो हैं, जैसे अमूल, इस तरह से जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो कोऑपरेटिव्स यहां पर मिलकर इस चीज को चला रहे हैं। तो हमें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कोऑपरेटिव्स के बारे में। ठीक है, कोऑपरेटिव्स बिकम इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये कोऑपरेटिव्स हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया था, ये 2011 में आया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कोऑपरेटिव्स को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यहां पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था कि अब ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको एक संवैधानिक दर्जा यहां पर दे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। अब क्या क्या स्पेशल चीज हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है तो यहां पर क्या ऐड हुआ था, जो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले यहां पर आर्टिकल 19 में इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट होगा, आर्टिकल 19 के तहत यहां पर इस चीज को ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है,
कि डायरेक्टिव्स दी जा रही हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, यहाँ पर के जो सरकार है उसको डायरेक्टिव दी जा रही है 43B के तहत। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है ऐड कर दिए गए थे। इसके बाद पार्ट 9B को ऐड कर दिया गया था। पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ही ऐड कर दिया था 9B, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने नोट्स में से नोट डाउन कीजिए। कोऑपरेटिव्स कैसे ऐड हुए थे? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 बहुत ज्यादा जरूरी है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोऑपरेटिव्स को क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत 3 चीजें करी गई थी। एक तो कोऑपरेटिव्स बनाना फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 43B ऐड किया गया था डीपीएसपी के तहत, और एक नया पार्ट 9B जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था कोऑपरेटिव्स के लिए। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें पार्ट 9B की। पार्ट 9B, पार्ट 9B, सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है। इस पार्ट 9B की जो हेडिंग है ये है द कोऑपरेटिव्स, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये हैं आपके आर्टिकल्स 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, ये आर्टिकल्स आपके इस पार्ट 9 में ऐड करे गए थे। आर्टिकल 243 ZH से लेकर आर्टिकल 243 ZT, ये आर्टिकल्स ऐड करे गए थे। इस पार्ट 9B की हेडिंग है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, याद रखेंगे ये। अब इसमें क्या क्या चीजें लाई गई थी इस पार्ट 9 में, पॉइंटर्स लिख लेते हैं जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंटर यहां पर लिखा गया था, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजंस, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक, ये राज्य सरकारों को छूट दी गई थी कि वो कॉर्पोरेटिव्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट्स को बना सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के हाथ में रहेगी ये पावर। उनको किस तरह से रेगुलेट करना है, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। और अगर उन्हें खत्म करना है, वाइंडिंग अप की पावर भी किसको दी गई थी? स्टेट लेजिस्लेचर को यहां पर दी गई थी। ये बात आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेंगे। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हम बात करें तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट। अब ये जो फेडरल लिस्ट है ये कौन से स्केड्यूल का पार्ट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहां पर एंट्री नंबर 32, एंट्री 32, स्टेट लिस्ट में एंट्री 32 जो है पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन से स्केड्यूल में लिस्ट आती हैं? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कौन से स्केड्यूल का पार्ट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये चीजें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बात करें, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ना, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, कुछ सिद्धांतों पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत हैं उन पर ये काम करते हैं। सबसे पहला वॉलेंटरी फॉर्मेशन, वॉलेंटरी फॉर्मेशन है कोऑपरेटिव। सपोज समान लोग हैं, आप हम जैसे मतलब कुछ लोग, सपोज आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स की कम्युनिटी ने सोचा लेट्स सपोज एक कोऑपरेटिव बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की ही मदद करेंगे, आपस में पैसा इकट्ठा करेंगे, स्टूडेंट्स को ही लोन देंगे। किसी स्टूडेंट को अगर एजुकेशन, किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है तो वो उस, हम लोग आपस में पैसा मिलाएंगे और वो स्टूडेंट उस पर उस वहां से लोन ले सकता है। तो वॉलेंटरी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेम लाइक माइंडेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। यहां पर
डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है, ये चीज हमने देख ली है, ठीक है। और इकोनॉमी में भी आपने जब कोऑपरेटिव्स पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा होगा, तो ये चीज जरूर पढ़ी होगी। इसके बाद ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होगी, यहां पर क्या होगी? ऑटोनॉमस फंक्शनिंग। सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, ये लोग अपने जो मैटर्स हैं उन्हें खुद रिजॉल्व करेंगे, खुद हैंडल करेंगे, ऑटोनॉमस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सिद्धांतों पर कोऑपरेटिव्स चलते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को देखें तो कोऑपरेटिव्स किस चीज की बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव्स बात कर रहे हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रीएम्बल में एनश्राइंड हैं, ठीक है, जो हमारे प्रीएम्बल में एनश्राइंड है। अब हम टर्म की, अब बोर्ड की बात करें। ये जो कोऑपरेटिव्स का एक बोर्ड होगा, भाई कुछ मेंबर्स होंगे, इस बोर्ड की हम बात करें तो इसमें कितने मेंबर होंगे? तो नंबर ऑफ मेंबर्स इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य लेजिस्लेचर है, वो डिसाइड करेगा यहां पर, सदन, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद मिलकर यहां पर इस चीज को डिफाइन करेंगी। लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहां पर सेट है, मैक्सिमम लिमिट इज 21 मेंबर्स। 21 मेंबर से ज्यादा यहां पर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोविजन बनाया गया है कि को ऑप्शन, को ऑप्शन का एक प्रोविजन है, वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है। को ऑप्शन ऑफ पर्संस हैविंग एक्सपीरियंस। अगर किसी ऐसे लोगों को आपको ऐड करना है जिनको बैंकिंग की फील्ड में, कोऑपरेटिव की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप ऐसे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2। 2 लोगों को ही आप ऐड कर सकते हैं, और दे हैव नो राइट टू वोट। इनके पास वोटिंग का कोई अधिकार नहीं रहता है, याद रखेंगे। बोर्ड की हम बात करें, मैक्सिमम लिमिट 21 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होंगे ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। इसके साथ 21 मेंबर्स के अलावा 2 मेंबर कोऑप्ट भी हो सकते हैं, जिनको विशेष रूप से अनुभव है, और परंतु इनको राइट टू वोट, वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं होगा इन कोऑपरेटिव्स में। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अब हम कोऑपरेटिव्स की बात करें और टर्म की बात करें। मेंबर्स का टर्म क्या रहेगा? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। जिस दिन से इलेक्शन हुआ है उस दिन से लेकर 5 साल तक का इनका टर्म रहता है। इस चीज को याद रखेंगे। कुछ कंपलसरी प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखेगा। विशेष रूप से यहां पर क्या ध्यान रखेगा? 1 सीट रिजर्वेशन, 1 सीट रिजर्वेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट का रिजर्वेशन, एंड 2 सीट्स रिजर्वेशन, 2 सीट्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 2 सीट का रिजर्वेशन यहां पर प्रावधान जो है रखा गया है। स्टेट लेजिस्लेचर इसे प्रोवाइड करेगा। इस तरह की यहां पर बात करी गई है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कोऑपरेटिव समझना, क्योंकि भारत टैक्सी जो है अभी हाल ही में लॉन्च कर दी गई। तो ये पूरा कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी चीजें थी आपको याद रखनी है। हमारे जो
यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक कोऑपरेटिव टैक्सी, भारत टैक्सी को लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पर। फिलहाल ये अभी लॉन्च करी गई है दिल्ली एनसीआर और गुजरात रीजन में, लेकिन आने वाले 3 सालों में इसे पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च कर दिया जाएगा। कॉपरेटिव्स की अगर हम बात करें, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत यहाँ पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसके तहत आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया था, डीपीएसपी आर्टिकल 43 बी को ऐड किया गया था और पार्ट 9 को यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। पार्ट 9 की बात करें, उसकी हेडिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक यहाँ बात करती है। स्टेट लेजिस्लेचर कोऑपरेटिव से रिलेटेड लॉ बना सकती हैं, किस तरह से उन कोऑपरेटिव्स को बनाया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, एंट्री नंबर 32। ठीक है, इसके बाद कोऑपरेटिव्स कुछ प्रिंसिपल पे चलती है, कुछ सिद्धांतों पे चलती है। वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना चाहिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो हमारे प्रीएम्बल के पार्ट हैं उसको फुलफिल यहाँ पर कोऑपरेटिव्स करती हैं। बोर्ड की हम बात करें, 21 लोगों से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेंगे, बताएंगे अपने लॉ के अकॉर्डिंग कि कितने मेंबर्स होंगे। यहाँ पर 2 और एक्सपीरियंस लोगों को ऐड किया जा सकता है, लेकिन उन्हें वोटिंग करने का कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं होगा। 5 साल की अवधि होती है, समय जो है टर्म इलेक्शन की डेट से लेकर। स्टेट लेजिस्लेचर को रिजर्व करना है 1 सीट एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और 2 सीट महिलाओं के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑपरेटिव्स। और होप आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है या पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस है आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे थे जो कि इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक एडिटोरियल भी था जो कि हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जहां हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हमें बायस्ड अप्रोच नहीं रखना है, हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेकर और एक वे फॉरवर्ड के साथ अपने मेंस के आंसर राइटिंग्स को लिखना है। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज क्लास। होप आप सभी को चीजें समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी है आपकी, किसी तरह का कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कम टू ऑफलाइन सेंटर, आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन डाउट्स नहीं रखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।